कहानी शुरू होती है भविष्य के एक समय से, जब धरती खत्म होने की कगार पर है। वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में हैं, जहां इंसान बस सके। साल 2013 में आखिरकार एक ऐसा ग्रह मिल जाता है जिसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एक महिला की आवाज आती है जो समझा रही होती है कि यह एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन मुमकिन है। वो आगे बताती है कि एक स्काउटिंग मिशन इस ग्रह की ओर भेजा जाएगा, क्योंकि उस ग्रह तक पहुंचने में 36 साल लगेंगे। इस मिशन की क्रू को अंतरिक्ष यान में ही बच्चे पैदा करने होंगे। इसका मतलब है कि तीसरी पीढ़ी के लोग उस ग्रह तक पहुंच पाएंगे। क्रू के लिए वैज्ञानिकों के जीन को मिलाकर विशेष बच्चों को जैविक रूप से तैयार किया जाता है। अब एक आदमी, रिचर्ड, स्क्रीन पर आता है और इस योजना के पीछे की सोच बताता है कि मिशन के लिए तैयार की गई ये विशेष संतानें ही यात्रा को सफल बना सकती हैं। ये बच्चे सिर्फ इसी मिशन के लिए पैदा और ट्रेन किए गए हैं। अब अगला कदम है यह तय करना कि ये बच्चे कब रवाना होंगे। जितने कम उम्र में उन्हें भेजा जाएगा, उतना ही संसाधनों की बचत होगी। लेकिन रिचर्ड को चिंता है कि कहीं ये बच्चे अंतरिक्ष की जटिलताओं को संभाल ना सकें। फिर रिचर्ड एक फैसिलिटी में दाखिल होता है जहां ये बच्चे पल रहे होते हैं। वो पूरी सुरक्षा ड्रेस पहनकर बच्चों के रहने की जगह में जाता है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रिचर्ड उनकी पढ़ाई का जायजा लेता है और रात में क्रिस्टोफर, सेला और जैक को सुलाता है। जैक उससे कहता है कि उसे डर लग रहा है, तो रिचर्ड उसे दिलासा देता है कि वो सुरक्षित है। अगले दिन रिचर्ड मिशन इंचार्ज महिला से बात करता है। वो कहता है कि उसे भी बच्चों के साथ इस मिशन पर जाना चाहिए, ताकि वो उनकी परवरिश और सुरक्षा कर सके। रिचर्ड के मिशन में शामिल होने से मिशन को 7 की बजाय सिर्फ 4 साल में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद मिशन लॉन्च होता है और रिचर्ड इस मिशन में शामिल हो जाता है। स्पेस शटल ह्यूमैनिट्स नाम की मुख्य स्पेस शिप से जुड़ता है। सभी अंदर जाते हैं और अपने अपने क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। रिचर्ड धरती को एक आखिरी बार देखता है। 10 साल बाद अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। उन्हें देखा जाता है कि वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल मशीनों की तरह, एक रूटीन में। उनकी पहली क्लास में उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि दूसरी पीढ़ी का निर्माण यानी प्रजनन उनके 24वें साल से शुरू होगा। सभी शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे होते हैं। उन्हें एक नीला लिक्विड पीते हुए दिखाया जाता है। क्रिस्टोफर और जैक क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं। सेला जहाज के गलियारों से चलते हुए स्पेस की तरफ देखती है। बाद में वो रिचर्ड से बात करती है और कहती है कि क्रू के सदस्यों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। रिचर्ड उसे दिलासा देता है और उसे अपने दादा दादी की तस्वीरें दिखाता है। वो समझाता है कि भविष्य के लिए योगदान देना बहुत मायने रखता है। रात में क्रिस्टोफर को नींद नहीं आती। वो जहाज की आवाजें सुनता रहता है। अगले दिन रिचर्ड और क्रिस्टोफर हाइड्रोपोनिक्स बे में होते हैं, जहां वो पौधों की हालत जांच रहे होते हैं। तभी क्रिस्टोफर की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, पानी में टॉक्सिसिटी है। वो रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है। उसे लगता है यह उनके पेशाब से निकला कोई केमिकल है जो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो रहा, लेकिन रिचर्ड उसकी बात को टाल देता है। क्रिस्टोफर को शक होता है, इसलिए वो जैक से T56J नाम के तत्व के बारे में बात करता है। उन्हें जानकारी नहीं मिलती। रात को दोनों फिर से उस जानकारी को ढूंढने निकलते हैं। क्रिस्टोफर फायरवॉल को बाईपास करके डेटा तक पहुंच जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये तत्व उसी नीले लिक्विड में है जो वो पीते हैं। जैक सोचता है कि ये सिर्फ डाइजेशन के लिए है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि ये उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। उन्हें शांत, सुस्त और इच्छाहीन बनाता है। मतलब उन्हें ड्रग्स देकर दबाया जा रहा है ताकि वो स्वाभाविक रूप से प्रजनन न कर पाएं और शिप में ओवर पॉपुलेशन न हो। अब दोनों उस लिक्विड को पीना बंद कर देते हैं। बाद में क्रिस्टोफर और जैक ये जानकारी काई और जूली के साथ भी शेयर करते हैं। साथ ही उन्हें जहाज के एक छुपे हुए कंपार्टमेंट के बारे में भी बताते हैं। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर रिचर्ड के साथ एक सेशन में होता है। वो कहता है कि उसे पता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ पॉड 20 नाम के अनमार्क्ड कंपार्टमेंट का जिक्र करता है। रिचर्ड कहता है कि मिशन कंट्रोल ने अगर कुछ छुपाया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। शायद वो पॉड तीसरी पीढ़ी के लिए बनाया गया हो। उसके बाद रिचर्ड धरती को एक मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या वो अब सब कुछ क्रू को बता सकता है, ताकि वो उनका भरोसा ना खो दे। ये मैसेज पहुंचने में समय लगेगा। अगले दिन जब क्रिस्टोफर सेला के बगल में खड़ा होता है, उसे उसके बारे में एक फैंटेसी आती है। वो दोपहर के खाने पर उसे बार बार देखता है। जैक भी वहां आता है और सेला से कहता है कि वो बदल गई है। रिचर्ड बीच में आकर कहता है कि नियमों के अनुसार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिम में क्रिस्टोफर और जैक आपस में लड़ पड़ते हैं। लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और बाकी क्रू को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब जबकि वो दोनों नीला लिक्विड पीना बंद कर चुके हैं, उन पर इसके प्रभाव दिखने लगते हैं। वो जहाज की आवाजें सुनते हैं और ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंचते हैं। वहां उनका एक और साथी होता है। तीनों बात करते हैं कि ये आवाज क्या हो सकती है। वो साथी कहता है कि शायद कोई एलियन जीवन रूप है। उधर सेला और रिचर्ड ऑफिस में होते हैं। रिचर्ड उसे धरती से लाई हुई सूखी हुई पौधों की पत्तियां दिखाता है। जैक और क्रिस्टोफर छिपकर उन्हें देखते हैं और जैक को रिचर्ड का सेला को छूना पसंद नहीं आता। वो ईर्ष्यालु हो जाता है। अब स्पेसशिप का धरती से संपर्क टूट जाता है। रिचर्ड सबको बताता है कि ट्रांसमीटर में गड़बड़ी आ गई है और उसे ठीक करना होगा। वो जैक को साथ ले जाता है। बाकी अपने अपने काम पर लगते हैं। इसी दौरान जैक फिर से सेला के पास आता है। वो उसे उस स्पेस सूट के बारे में बताती है, लेकिन तभी
जैक उसे गलत तरीके से छूने लगता है। रिचर्ड वहां पहुंचकर उसे रोकता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैक भाग जाता है। रिचर्ड उसे ढूंढते हुए फोइबे से टकराता है, जो बताती है कि जैक अब नीला लिक्विड नहीं पी रहा। रिचर्ड को पता चलता है कि क्रिस्टोफर भी ड्रिंक लेना बंद कर चुका है। वो उससे बहस करता है, लेकिन समझाता है कि ये ड्रग जैक जैसे व्यवहार को रोकने के लिए ही दिया जा रहा था। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि वो ट्रांसमीटर को ठीक करने में उसकी मदद करे, ताकि जब सिग्नल बहाल हो तो क्रिस्टोफर उसका समर्थन करे। अब पूरा क्रू अपनी अपनी जगहों पर होता है। स्पेस वॉक की तैयारी हो रही है। जैक सिस्टम्स रूम में दाखिल होता है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर बाहर निकलते हैं, स्पेस सूट में, शिप के बाहर। क्रिस्टोफर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता है, तो रिचर्ड उस पर नजर रखता है। रिचर्ड एक ट्रांसमीटर पार्ट को ठीक करता है और फिर दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ता है। अंदर क्रू को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं कि रिचर्ड और क्रिस्टोफर के पास कुछ स्क्रीन पर दिखता है। अचानक कुछ दिखता है और रिचर्ड को जोर का झटका लगता है। वो स्पेस में दूर जा गिरता है। स्पेस शिप में भी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। अब कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ है। सिस्टम्स रूम में आग लग जाती है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को अंदर लाता है और मेडिकल टीम को बुलाता है। जहाज में नेविगेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं। सेला और मेडिकल टीम रिचर्ड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। सेला, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है, रिचर्ड को मृत घोषित कर देती है। रिचर्ड की मौत के बाद पूरा क्रू एक मीटिंग करता है। वो इस बारे में बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कोई उस अजीब सी आवाज का जिक्र करता है और एक क्रू मेंबर कहता है कि उसने मॉनिटर पर कुछ देखा था, कुछ ऐसा जैसे कोई शक्ति रिचर्ड में कूद गई हो। उसे लगा जैसे वो कोई एलियन हो। फोइबे रोने लगती है। क्रिस्टोफर सबको संभालता है और कहता है कि अगर वे शांत रहें और एकजुट रहें तो सब ठीक हो जाएगा। उधर सिस्टम रिब्यूट हो जाते हैं और क्रू सर्विलांस रिकॉर्डिंग की जांच करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सिस्टम्स रूम में लगी आग ने सारा डेटा मिटा दिया है। अब एक नया चीफ ऑफिसर चुनना होगा। जैक कहता है कि उसे चुना जाना चाहिए, लेकिन बाकी कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। वोटिंग होती है और क्रिस्टोफर को नया चीफ ऑफिसर चुन लिया जाता है। जैक को जलन होती है, लेकिन वह ऊपर से बधाई देता है। क्रिस्टोफर सबसे पहले ट्रांसमीटर की मरम्मत का काम शुरू करता है। वो बाकी सभी क्रू को बाकी सिस्टम्स की मरम्मत में लगाता है। सर्विलांस सिस्टम आखिरी काम होता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ था। सबको उम्मीद होती है कि ड्राइव अभी भी सुरक्षित है। सेला रिचर्ड के ऑफिस में जाती है और उसकी तस्वीरें और वीडियो देखती है। क्रिस्टोफर वहां आता है। सेला कहती है कि उसे रिचर्ड का पर्सनल डेटा डिलीट करना है, हालांकि उसका मन नहीं है। वो रिचर्ड की तस्वीरें दिखाती है और दोनों माता पिता के महत्व के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टोफर पूछता है कि रिचर्ड ने अपने बारे में उसे सब कुछ क्यों बताया, क्या वो उससे कुछ ज्यादा था। सेला बताती है कि वो बस अकेला महसूस कर रहा था। फिर वे रिचर्ड की वीडियो डायरी देखते हैं, जिसमें वो मिशन पर अपने यकीन और क्रू के प्रति अपने प्यार को बयान करता है। बाद में क्रिस्टोफर जब बाकी क्रू को ढूंढता है तो देखता है कि वे सब कैंटीन में हैं और अपने काम पर नहीं है। जैक कहता है कि वे फ्रिज की मरम्मत कर रहे हैं ताकि खाना खराब ना हो। फिर वो पूछता है कि अगर थोड़ा खाना बच गया है तो क्या एक छोटी सी पार्टी हो सकती है नए चीफ ऑफिसर को सेलिब्रेट करने के लिए। पार्टी के बाद कई बाकी सबको कहता है कि अब नीला लिक्विड मत पीना और सभी उसे फेंक देते हैं। सेला और क्रिस्टोफर रिचर्ड की वीडियोस देखते हुए हंसते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उधर जैक को जूली में दिलचस्पी हो जाती है। वो उसे छूता है और जूली भी उसे छूती है। बाकी सब उन्हें देख रहे होते हैं। फिर सभी क्रू मेंबर्स मस्ती करते हुए भागते दौड़ते नजर आते हैं, जैसे पहली बार उन्हें आजादी मिली हो। वे रिचर्ड का पर्सनल आर्काइव भी देख लेते हैं। सेला उन्हें पकड़ लेती है और वहां से बाहर जाने को कहती है। जैक सबसे आखिर में बाहर जाता है और सेला से कहता है कि अब रिचर्ड नहीं है जो उसे बचा सके। सेला मेडिकल बे में जाती है और एक स्कैलपेल उठाती है। क्रिस्टोफर जैक का पीछा करते हुए डरता है कि वो कहीं सेला को कुछ न कर दे। वो मेडिकल बे में पहुंचता है और सेला के आने से पहले वहां पहुंच जाता है। जैक वहां आता है, लेकिन क्रिस्टोफर बहाना बनाता है कि वो और सेला साथ है ताकि जैक उलझ जाए। जैक वहां से चला जाता है। सेला स्कैलपेल से क्रिस्टोफर को डराती है, उसे गलत समझती है। क्रिस्टोफर कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। सेला कहती है कि वो पूरी क्रू की मदद करे क्योंकि सब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। क्रिस्टोफर बाहर जाता है और जैक को रास्ते में पकड़ता है। वो कहता है कि सेला से दूर रहो। तभी उन्हें फिर से वही अजीब क्रैकिंग आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज के पीछे भागते हैं। बाकी क्रू मेंबर्स भी अब उसे सुन सकते हैं। काई देखता है कि जूली किसी और क्रू मेंबर के साथ नजदीक हो रही है। वो गुस्से में उस लड़के को धक्का दे देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाद में कैंटीन में क्रिस्टोफर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वे इस तरह से बर्ताव ना करें, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता। तभी वो क्रू मेंबर जिसे काई ने मारा था अब काई को टूल से मारता है। क्रिस्टोफर उसे रोकता है और उसे भी मार देता है। फिर वो सबको कहता है कि काई और उस आदमी का इलाज कराओ और फिर कॉमन रूम में मीटिंग के लिए मिलो। कॉमन रूम में मीटिंग शुरू होती है। क्रिस्टोफर सबको समझाता है कि अब लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए और स्पेसशिप की मरम्मत का काम चालू रहना चाहिए। जैक फिर से उसका विरोध करता है। बाकी लोग कहते हैं कि इस काम का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो लोग खुद कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। क्रिस्टोफर कहता है कि शायद वे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनके पोते पोतियां पहुंचेंगे और हमें उनके लिए ये सब करना होगा। तभी एक क्रू मेंबर कहता है कि वो सिस्टम्स रूम में काम नहीं करना चाहता क्योंकि वहां एलियन रहता है। उसका मानना है कि जब रिचर्ड मरा था
तब वो एलियन उसी के अंदर था और उसे क्रिस्टोफर जहाज में लेकर आया। फोइबे सुझाव देती है कि सर्विलांस सिस्टम ठीक कर लेना चाहिए ताकि असली सच सबके सामने आ सके, लेकिन जैक उसका मजाक उड़ाता है। जैक फिर क्रिस्टोफर को भी चुप करा देता है और कहता है कि अब वो नियमों की परवाह नहीं करता। वो बाकी क्रू को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि अब लीडर वही होगा। वो कहता है कि उसका ग्रुप इतना ताकतवर होगा कि एलियन को भी खत्म कर देगा। बहुत सारे लोग उसका साथ दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिस्टोफर के साथ भी रहते हैं। क्रिस्टोफर का ग्रुप सर्विलांस रूम में जाता है सिस्टम ठीक करने, लेकिन डर भी है कि कहीं एलियन वही ना हो। क्रिस्टोफर पहले अंदर जाकर चेक करता है। उधर जैक और उसका ग्रुप गलियारों में घूमते हुए सिस्टम्स रूम तक पहुंचता है। जैक और काई अंदर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्रिस्टोफर भी वहां गया था। वो दोनों कमरे के अंदर गहराई तक जाते हैं एलियन की तलाश में। बाहर खड़े क्रू को स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखती है और जैक और काई डरकर बाहर भागते हैं, जल्दी से कमरे को लॉक कर देते हैं। बाद में वो अपने ग्रुप को बताते हैं कि एलियन ने उन पर हमला किया। इसी बीच क्रिस्टोफर एक सर्विलांस ड्राइव लेकर सेला के पास मेड बे में जाता है। वो, सेला और कुछ दूसरे क्रू मेंबर्स उस फुटेज को देखते हैं। उन्हें असलियत पता चलती है। ड्राइव में दिखता है कि रिचर्ड को जैक और काई ने इलेक्ट्रोक्यूट करके मारा था। वो एलियन वाली बात झूठ थी। अब उनका ग्रुप तय करता है कि इस बात को अभी छुपा कर रखा जाए जब तक कोई फैसला ना हो। क्रिस्टोफर और सेला उस ड्राइव को उसके कमरे में छुपा देते हैं और जैक के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि शायद ये ही उनकी असली फितरत है जब वो नीली ड्रिंक नहीं पीते, लेकिन सेला कहती है कि वो दोनों अलग हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि उसे डर है बाकी लोग सच्चाई को समझेंगे नहीं और शायद अब उसे भी फर्क नहीं पड़ता। सेला उसे अपने साथ रुकने को कहती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और रात साथ बिताते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। जैक खड़ा होता है और कहता है कि दरवाजा वो खुद खोल ले या फिर वो तोड़कर अंदर आ जाएगा। क्रिस्टोफर और सेला दरवाजा खोलते हैं। जैक और काई उन्हें कैंटीन में होने वाली नई पार्टी में बुलाते हैं। क्रिस्टोफर का ग्रुप वहां पहुंचता है। बाकी लोग पहले से खाना खा रहे होते हैं। जैक उन्हें खाने के लिए कहता है। तभी वह खड़ा होता है और खुद को नया चीफ ऑफिसर घोषित कर देता है। क्रिस्टोफर भी उठता है और मॉनिटर की ओर जाकर उस फुटेज को प्ले करता है। वह सबको बताता है कि जैक ने रिचर्ड की हत्या की थी, कोई एलियन नहीं है और ये सब झूठ फैलाया गया है। वो कहता है कि जैक को अपने क्वार्टर में बंद कर लेना चाहिए जब तक मिशन प्रोग्राम से जवाब न मिले। सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। जैक कबूल करता है कि हाँ, उसने रिचर्ड को मारा, लेकिन ये कहता है कि वो सबकी भलाई के लिए था क्योंकि रिचर्ड में एलियन था। फिर वो बाकी लोगों को भड़काता है, कहता है एलियन अभी भी जहाज में है, किसी न किसी के अंदर छुपा हुआ है। जैक कहता है कि अब उसे ढूंढना और मारना होगा। बाकी क्रू इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेड बे में काम करने वाला क्रू मेंबर ही एलियन है और वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। क्रिस्टोफर भी पीछे दौड़ता है। काई सबसे पहले उस पर हमला करता है, फिर बाकी भी मिलकर उसे इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर अपना ग्रुप लेकर जहाज के एक सुरक्षित हिस्से में चला जाता है, जबकि जैक का ग्रुप अब हथियारों से लैस है और आक्रामक हो चुका है। क्रिस्टोफर का ग्रुप सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं कि जैक के ग्रुप से जा मिलना चाहिए, फिर मौका मिलते ही उसे काबू में ले लेंगे। तभी सेला कहती है कि क्रिस्टोफर को उस छुपे कंपार्टमेंट के हथियारों का पता है। क्रिस्टोफर अकेला ही उन हथियारों को ढूंढने निकलता है। वो एक गुप्त रास्ते से गुजरते हुए कंपार्टमेंट तक पहुंचता है, लेकिन जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो अलार्म बज उठता है। जूली और एक और क्रू मेंबर उसे सुन लेते हैं और जैक को इसकी खबर दे देते हैं। जब तक क्रिस्टोफर औजार लेने जाता है, जैक का ग्रुप वहां पहुंच चुका होता है और कंपार्टमेंट को खोल देता है। उन्हें वहां असली हथियार मिल जाते हैं। काई कहता है कि ये हथियार तीसरी पीढ़ी के लिए थे, लेकिन जैक कहता है कि अब ये उनके हैं। क्रिस्टोफर के ग्रुप के दो लोग जैक के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैक उनसे बाकी छुपे हुए लोगों का ठिकाना पूछता है। सेला, फोइबे और क्रिस्टोफर मिलकर जैक के करीब पहुंचने की योजना बनाते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि शायद उसे मारना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन फोइबे इस विचार से सहमत नहीं होती। सेला मॉनिटर पर देखती है कि जैक का ग्रुप अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो उनका पावर सप्लाई काट देते हैं और कमरे में घुस आते हैं। जैक के लोग सेला और उसके ग्रुप को पकड़ लेते हैं। सेला जैक से कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो अब उसके साथ रहना चाहती है और उसका साथ देना चाहती है। वो धीरे धीरे जैक के पास जाती है, लेकिन जैक उसे ठुकरा देता है और उस पर हंसता है। तभी फोइबे बीच में बोलती है। वो पूछती है कि क्या सब लोग पागल हो गए हैं। वो कहती है कि अब भी हम ये सब रोक सकते हैं, लेकिन बाकी सब उसे चुप करा देते हैं। तभी अचानक काई फोइबे को मार डालता है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं, यहाँ तक कि जैक भी। मगर जैक तुरंत स्थिति को घुमा देता है और क्रिस्टोफर के पीछे पड़ जाता है। क्रिस्टोफर और सेला भागते हैं, लेकिन जैक और उसके लोग उनका पीछा करते हैं। दोनों एक वेंट में छुप जाते हैं, लेकिन जैक जल्दी ही समझ जाता है कि वो किस वेंट में है। वो अंदर गोली चलाता है, लेकिन जूली उसे सावधान करती है कि वो खाना स्टोर को नुकसान पहुंचा रहा है। जैक अपने एक आदमी को भेजता है ये देखने के लिए कि क्या उन्हें गोली लगी है, लेकिन क्रिस्टोफर और सेला फिर से भाग जाते हैं। तभी अचानक कोई उन पर गोली चलाता है। दोनों छुपते हैं और हथियार ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टोफर को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। जैसे ही काई मेडिकल बे में आता है, वो उसे बेहोश कर देते हैं और गलती से उसकी मौत हो जाती है। जैक जल्दी से उन्हें ढूंढ निकालता है और गोली चलाने लगता है। दोनों भागते हैं और एक एयरलॉक में पहुंचते हैं। क्रिस्टोफर सेला से कहता है कि वो स्पेस सूट पहन ले। वो एयरलॉक की खिड़की ढक देता है। जैक पहुंचता है और बिना सोचे गोली चला देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एयरलॉक का दरवाजा खुल गया है और वो खुद
जल्द स्पेस में खिंच जाता है। वो सेला को पकड़ता है और उसे चाकू मारता है। क्रिस्टोफर जैक को बाहर धकेल देता है, लेकिन खुद भी खींचकर बाहर निकल जाता है। जैक फिर से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन सेला उसे बाहर धक्का मार देती है। वो क्रिस्टोफर को ढूंढती है और उम्मीद करती है कि वो वापस आएगा, और तभी उसे क्रिस्टोफर जहाज को पकड़ते हुए दिखाई देता है। दोनों वापस अंदर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि अब जैक मर चुका है। बाकी लोग अपने हथियार नीचे रख देते हैं। कुछ समय बाद सभी क्रू मेंबर्स अब शांति से एक साथ लंच कर रहे होते हैं। सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि अब हम कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। वे रिचर्ड की रिकॉर्डिंग्स फिर से सुनते हैं, जहां वो कहता है कि चाहे मिशन में कितना भी कुछ गलत हो जाए, जो लोग टिके रहते हैं वही ये साबित करते हैं कि मानवता को बचाना जरूरी है। क्रू दोबारा चीफ ऑफिसर के लिए वोट करता है और इस बार सेला को चुना जाता है। वो एक डायरी रिकॉर्ड करती है जिसमें कहती है कि अब से हर फैसला वोट से लिया जाएगा और कोई भी फिर से नीला लिक्विड नहीं पिएगा। आखिरी दृश्य, सालों बीत चुके हैं। क्रू अब साथ मिलकर जहाज की मरम्मत कर रहा है। सभी लोग शांति से और समझदारी से काम कर रहे हैं। सेला अब गर्भवती है और बच्चा क्रिस्टोफर का है। बच्चा पैदा होता है। कुछ सालों बाद वही बच्चा स्पेसशिप में दौड़ता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। अब वही बच्चे जहाज की नई पीढ़ी बन चुके हैं, जबकि पहली पीढ़ी अब बूढ़ी हो चुकी है। 46 साल बाद ह्यूमैनिटस नामक स्पेसशिप अब नए ग्रह के पास पहुंच चुकी है। जहाज लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। पुरानी और नई दोनों पीढ़ियां मिलकर अपनी नई दुनिया की ओर देखती हैं, जहां अब इंसान फिर से एक नई दोनों पीढ़ियां मिलकर अपनी नई दुनिया की ओर देखती हैं, जहां अब इंसान फिर से एक नई शुरुआत करेंगे।